Hello guys, this is Akriti Singh. Welcome to my YouTube channel. As I have discussed in my previous video that I will be discussing my preparation strategy, what I am following for CSIR NET exam, which is going to be held in the mid of July. And one more thing, if you are new to my channel, please like and subscribe my channel so that will keep me motivated. क्योंकि मैंने ये लॉकडाउन में नया चैनल बनाया है कि जैसे जैसे क्योंकि मुझे पता है कि जो दिक्कत मुझे हो रही है, मेरे जैसे बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ना चाह रहे होंगे लेकिन नहीं पढ़ पा रहे होंगे। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ। तो मैंने नया चैनल बनाया है तो ताकि आप जब मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हों तो वो भी पढ़ें। और जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ मैं सारी चीज़ें मैं बताती जाऊँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ पाऊँ। और विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू एलैबोरेट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। मतलब केमिकल बॉन्डिंग तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें ये सब पता है कि ऑर्बिटल क्या होते हैं, उनके शेप क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब तो हम जानते हैं। लेकिन बात ये होती है कुछ कुछ चीज़ें जो मतलब व्हेन आई वाज अ किड आई वाज अनअवेयर ऑफ दैट आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ K-part मॉडल। K-part मॉडल किसे कहते हैं? ओके। जैसे हम कोई कंपाउंड ले लें, जैसे हम कंपाउंड ले लें लाइक NH3 अमोनिया ले लें या फिर कोई भी कंपाउंड ले लें, ठीक है। तो हम VSEPR थ्योरी हमने पढ़ी ही है। तो VSEPR थ्योरी क्या कहती है कि बॉन्ड मतलब हमारी जो ज्योमेट्री और शेप होती है कोई भी मॉलिक्यूल की, वो बॉन्ड हमारी बॉन्ड मतलब कि जितने बॉन्ड होते हैं फिर लोन पेयर्स पे बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है। लेकिन व्हाट अबाउट अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस? हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री और शेप कैसे डिटरमाइन करेंगे? VSEPR थ्योरी के थ्रू ना। हम VSEPR थ्योरी के थ्रू कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री एंड शेप नहीं डिफाइन कर सकते। तो हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का कैसे करेंगे? तो एक K-part साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना मॉडल दिया कि उसके थ्रू हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस लाइक ZnCl4 2- मतलब और भी कितने सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो इन लोगों की ज्योमेट्री हम डिटरमाइन करने के लिए K-part मॉडल का यूज़ करते हैं। और K-part मॉडल क्या कहता है कि एज लाइक वेस्पर थ्योरी में मतलब VSEPR थ्योरी में हमें ज्योमेट्री और शेप निकालने के लिए बॉन्ड मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हेल्प कर मतलब दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन K-part मॉडल के थ्रू किसी भी मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और शेप डिटरमाइन करने के लिए हमें लोन पेयर का कोई ज़रूरत नहीं होता, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ लोन पेयर होता है। हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर के हेल्प से उनकी ज्योमेट्री और शेप डिटरमाइन हमें की जाती है। और सेकंड टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो हाइब्रिडाइजेशन ये सब तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर देती हूँ लाइक कि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्सेस में क्या होते हैं, दो टाइप के हम पढ़े हैं ज्योमेट्रीज। एक होती है ऑक्टाहेड्रल, मतलब मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, और लेस कॉमन ज्योमेट्री होती है जो हमने भी नहीं पढ़ी थी जब हम मतलब जब तक हमने पढ़ी नहीं। लेस कॉमन भी कोई ज्योमेट्री होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो लेस कॉमन ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ओके। और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक के लिए कौन मतलब इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री की? जैसे SD5 होती है, PD5 होती है, SPD4 होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं? SP3D2 होती है अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, D2SP3 होती है अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, और P3D3 भी होती है। ओके। So the third topic is a preference between the relative configuration between octahedral और trigonal prismatic। मतलब हम कैसे समझेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो हमें दिया हुआ है, कोई भी कंपाउंड जो दिया हुआ है वो ऑक्टाहेड्रल है या ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक है। ओके। तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक होने के लिए हम कन्फिग्रेशन चेक करेंगे। अगर हमें D0 कन्फिग्रेशन मिलता है, D0 कन्फिग्रेशन अलॉन्ग विद द बल्की लिगेंड। अगर D0 कन्फिग्रेशन होता है और बल्की लिगेंड होता है, दो चीज़ देखेंगे। बल्की लिगेंड लाइक एल्किल ग्रुप जैसे
आर में CH3 हो गया, एज फॉर एग्जांपल मोलिब्डेनम CH3 का होल 6, ये आता है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में। और D0 के रेस्ट मतलब except D0 all the rest D configuration belongs in the category of octahedral complexes. Okay, and as for example copper H2 का whole 6+2 and moving forward पेयरिंग करा देगा इलेक्ट्रॉन्स की और हमारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। D7 कन्फिग्रेशन स्टार्ट करते हैं। D7 कन्फिग्रेशन अगर हम एग्जांपल ले लें कोबाल्ट +2 का, तो अगर D7 उसका कन्फिग्रेशन होगा तो D ऑर्बिटल है उसमें, तो उसमें हम D7 जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो तीन हमें एम्पेयर मिलेंगे। ठीक, तो हम अगर वीक फील्ड लिगैंड लेते हैं तो हमें वीक फील्ड लिगैंड डी पेयरिंग तो कराता नहीं है, तो डी पेयरिंग अगर नहीं कराएगा तो हमें हमेशा हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेंगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा जो डी पेयरिंग करा सकता है, तो उसमें क्या होगा कि अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो डी पेयरिंग करा देगा। ठीक, डी पेयरिंग करा देगा, तो भी पेयरिंग कराने के बाद हमारा D1 ही, मतलब आप एक बार इमेजिन करो जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ठीक, D7 कन्फिग्रेशन है जिसमें 3 अनपेयर थे, 2 पेयर थे, 2 पेयर हो गए थे, 3 अनपेयर थे, एक इलेक्ट्रॉन था 3 ऑर्बिटल में। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो 3 जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो एक जंप होके पेयर हो जाएगा, बचेगा एक अनपेयर। और अगर हमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो 2 तो इनर डी खाली चाहिए, और खाली तो इसमें एक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि डी ट्रांसफरेंस भी करा देता है। इसका मतलब क्या कि जो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारे 3D ऑर्बिटल में है वो 5s में ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि फिर हम इनर डी का 2 ऑर्बिटल खाली हो जाए, ताकि वो अपना D2sp3 कन्फिग्रेशन बना सके। समझ में आया? सो फर्दर हम स्टार्ट करते हैं D8 से D10 कन्फिग्रेशन का। हम अगर ये सोचें कि D8 और D10 कन्फिग्रेशन चाहे कोई भी लिगैंड हो, मतलब कोई भी हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, D8 से D10 में irrespective of a ligand the hybridization of the complex will always be sp3 ओके। सो समरी, अगर हम इसको पूरा जितना भी मैंने अभी बताया, अगर इसको मैं पूरा समराइज़ करूँ तो व्हाट कैन आई से इज़ की D0 कन्फिग्रेशन, ठीक, D0 कन्फिग्रेशन में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और लेकिन अगर वही ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें 2 चीज़ आ जाएंगी। अगर वो एल्किल ग्रुप जो है, मतलब जो लिगैंड है जो लिगैंड है वो अगर एल्किल हो जाए, R हो जाए, तो हमारा ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। और अगर वही मतलब वृत्ति कन्फिग्रेशन D5s, और अगर हमारा जो लिगैंड है वो एल्किल ग्रुप ना हो तो हमारा बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद द कन्फिग्रेशन D2sp3। और अगर हमारा D1 से D3 कन्फिग्रेशन है, D1 से D3 है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अ लिगैंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा बनेंगे और D2sp3 बनेंगे। और फिर फर्दर हम आगे बढ़ें तो D4 से D7 में अगर वीक फील्ड लिगैंड होगा तो डी पेयरिंग नहीं कराएगा, तो हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, जैसे कि sp3 अगर वही डी पेयरिंग करा देगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, दैट इज़ D2sp3। ओके। और देन D8 से D10 कन्फिग्रेशन में क्या होता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अ लिगैंड हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम जानते हैं 2 टाइप की ज्योमेट्री होती है। एक हमने हमेशा ही पढ़ा है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हाइब्रिडाइजेशन हमने यूजुअली बस इतना पढ़ा है कि sp3 होता है, लेकिन हम और भी चीज़ें होती हैं जो हमने नहीं पढ़ी हैं, जैसे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन और DS3 हाइब्रिडाइजेशन, SD3 हाइब्रिडाइजेशन और PD3 हाइब्रिडाइजेशन भी टेट्राहेड्रल होता है।
और स्क्वायर प्लेनर का तो हम हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं कि sp2d होता है या dsp2 होता है। dsp2 यूजुअली मतलब, और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होता है उसमें वो उसको हम एक जेड एक्सक्लूसिव ज्योमेट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब dsp2 इसमें सिर्फ जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वो एक्स और वाई प्लेन में ही होता है। इसमें कोई भी ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होता या जेड प्लेन में नहीं होता। लाइक sp2d या dsp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है तो फिर इसमें ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, जैसे एस पी एक्स पी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें सारा जो ऑर्बिटल होता है वो एक्स और वाई प्लेन के ही अलॉन्ग होता है, इसलिए हम इसे जेड एक्सक्लूसिव ज्योमेट्री भी कहते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और एक बात ये भी है कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल, मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इलेक्ट्रॉनिकली मोर स्टेबल का मतलब ये हो गया कि इसकी CFSE वैल्यू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से ज़्यादा होती है, लेकिन इसके स्टेरिकली लेस स्टेबल होता है। और टेट्राहेड्रल जो होता है वो स्टेरिकली मोर स्टेबल होता है बट इलेक्ट्रॉनिकली लेस स्टेबल होता है। और टेट्राहेड्रल में थोड़ा डिस्टॉर्शन भी आ जाता है क्योंकि उसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी होता है। अगर आपको ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में प्रॉब्लम है तो आप इस पर बताएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी इसके लिए कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे किस कंपाउंड में क्या है और फिर इसका ट्रिक क्या है। अगर हमें नहीं बचाना है तो हम ट्रिक के थ्रू कैसे बता सकते हैं किस कंपाउंड में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है कि नहीं है। और हम मतलब मूविंग फर्दर मैंने एक टेबल बनाया जैसे कि रिलेटिव प्रेफरेंस बिटवीन स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जैसे D0 से D2 तक। जैसे हम एक मान लें कि D0 से D7 तक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, फिर D8 से D9 तक दोनों में फाइट होती है। दोनों में फाइट होती है, लाइक कि D8 और D9 में अगर जो D8 हो तो वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। और स्क्वायर प्लेनर तब होगा जब dsp2 होगा तो D8 होगा और sp2d होगा तो D9 होगा। बाकी टेट्राहेड्रल भी हो सकता है कंडीशन के हिसाब से। और D10 जो होता है वो हमेशा ही टेट्राहेड्रल होता है। और जैसे D0 से D0 से D2 तक हमेशा जो टेट्राहेड्रल तो होता है, लेकिन जो कन्फिग्रेशन होता है D3s होता है। D2 से D7 तक sp3 कन्फिग्रेशन होता है। टेट्राहेड्रल होता है अलॉन्ग विद द कन्फिग्रेशन sp3, एंड D0 से D2 along with the is tetrahedral, having a tetrahedral geometry along with the configuration D3s. Okay. एंड अब अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हम फर्दर एलेबोरेटली अगर एक्सप्लेन करें तो इसका एक मतलब ज्योमेट्री होता है sp3 अलॉन्ग विद द बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। एंड ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे 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 4 लिगेंड होते हैं विद द बॉन्ड एंगल इन ईच इज़ 109 डिग्री 28 मिनट। और ये स्टेरिकली मोर स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉनिकली लेस स्टेबल होता है, और इसकी जो CFSE वैल्यू होती है तो वो कम होती है। ओके। और दो टाइप का टेट्राहेड्रल हो जाते हैं, एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है। हाँ, तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल कब होता है, जब हमारी CFSE वैल्यू जो होती है वो मिनिमम हो या ज़ीरो हो। जैसे D0 कन्फिग्रेशन में हो, D5 हो या D10 हो। D0 का एग्जाम्पल MnO4 माइनस, D5 का FeCl4 माइनस, D10 का ZnCl4 2 माइनस। और D2 और D7 कन्फिग्रेशन में भी अगर CFSE ज़ीरो होती है, मिनिमम होती है, तो हमारा परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है। एज फॉर एग्जाम्पल फॉर D2 FeO4 2 माइनस एंड फॉर D7 कोबाल्ट COCl4 2 माइनस। और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल मतलब जब उसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आ जाता है, एज लाइक जब D इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, लाइक D3 एंड D4 में डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल पाया जाता है। फॉर एग्जांपल FeO4 4 माइनस। अरे आप जाएंगे, हम काम कर रहे हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मेरी मम्मी आ गई थी तो फिर चलो कोई बात नहीं, आई एम मूविंग फर्दर।
the next topic is tetrahedral complexes along with the configuration D3S. इस मतलब D अगर आपका configuration जो है सॉरी tetrahedral complexes with the hybridization D3S, अगर आपका configuration D0 है, D1 है या D2 है तो आपका perfect tetrahedral होगा along with CFSE value 0 और minimum, जैसे as for example MnO4- जिसका configuration 0 होता है। और एंड देन मूविंग फर्दर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को और एलेबोरेट करेंगे। जैसे उसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमारी एल मतलब लिगैंड लिगैंड इंटरेक्शन जो होता है ये ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से रिपल्शन जो होता है लिगैंड लिगैंड में वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये स्टेरिकली लेस स्टेबल होता है। और जो टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि जो लिगैंड है वो थोड़े दूर दूर रहते हैं और उनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, तो थोड़ा दूर दूर रहते हैं, तो स्टेरिकली स्टेबल होते हैं, रिपल्शन नहीं क्रिएट करते हैं। लेकिन स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, तो इसकी वजह से जो एल इंटरेक्शन होता है लिगैंड लिगैंड का इंटरेक्शन होता है वो हाई हो जाता है और फिर रिपल्शन क्रिएट करने लगता है। इसीलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को स्टेरिकली लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है और ये इलेक्ट्रॉनिकली मोर स्टेबल होते हैं बिकॉज इनकी CFSE वैल्यू जो होती है वो हाई होती है। और अगर हम समझेंगे कि हम कैसे समझें कि मतलब which configuration will have what kind of geometry, as like D0, D5 and D10 geometry. Geometry will have 0 or a minimum CFSE value, and as I have told कि जिसकी CFSE वैल्यू मिनिमम और 0 होगी तो उसका हाइब्रिडाइजेशन परफेक्ट टेट्राहेड्रल ही होगा। एंड अगर कभी मैं किसी मतलब अपने वीडियो में मैं गलती से कन्फिग्रेशन हाइब्रिडाइजेशन में मैं जैसे बोलने में गलत हो जाऊँ तो आप प्लीज़ समझ लेना, ओके। तो D0, D5 एंड D10 का जो कन्फिग्रेशन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन वो टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन हम D8 का देखें तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मैक्सिमम D8 बनाता है। रिलेटिव फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इज़ लाइक D8 का ज़्यादा होता है, फिर D9 का होता है, फिर D10 का होता है। मूविंग फर्दर अगर हम देखें कि D8 और D9 में हमने बताया था कि D8 और D9 में फाइट होती रहती है कि कौन टेट्राहेड्रल होगा कौन स्क्वायर प्लेनर होगा। तो अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो वीक फील्ड लिगैंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी तो फिर पेयरिंग नहीं होगी तो डी ऑर्बिटल खाली नहीं होगा। और कोई भी कॉम्प्लेक्स को बॉन्ड बनाने के लिए डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, डी ऑर्बिटल खाली नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगी तो फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा लाइक NiCl4 2- और फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, पेयरिंग हो जाएगी, डी ऑर्बिटल खाली करा देगा और खाली हो जाएगा तो DsP2 हमारा कन्फिग्रेशन हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल NiCN4 2- एंड मूविंग फर्दर D10 कन्फिग्रेशन। अगर हमारा वीक फील्ड लिगैंड होता है मतलब अगर हमारा D10 कन्फिग्रेशन पूरा भर गया है ऑर्बिटल का, अगर हमारा वीक फील्ड लिगैंड होता है तो sp3 बनेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड भी होता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इरिस्पेक्टिव ऑफ अ लिगैंड इन D10 कन्फिग्रेशन always for the coordination number 4 complexes the geometry will always be tetrahedral। हम अगर ये सोचें कि हम आउटर डी ऑर्बिटल में मतलब हम sp जैसे DsP2 होता है sp2d होता है, तो sp2d से हम स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं बना सकते D10 में। तो इसका रीज़न ये आता है कि जो गैप होता है अगर हमें शिफ्ट करना है इलेक्ट्रॉन को वहाँ, तो जो गैप होता है ये इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो एनर्जी गैप मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी गैप विच दैट कैन नॉट बी अफोर्ड बाई कॉम्प्लेक्सेस विद CFSE वैल्यू मिनिमम और 0। वो एनर्जी गैप हम मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में sp2d और ऑर्बिटल DsP2 इसलिए D10 कन्फिग्रेशन की मैं बात कर रही हूँ, इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी गैप इतना हाई होता है वो which can only be afforded by the coordination complexes which have a higher CFSE value। एंड फॉर D10 कन्फिग्रेशन जो CFSE वैल्यू होती है वो मिनिमम और 0 होती है, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी हमें sp3 मिलता है। और आप लोग अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ आज कुछ भी समझ में आप लोग को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को ढेर सारे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।
और मुझे और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।